3 अप्रैल को पास किया गया वक्त अमेंडमेंट बिल इंडिया में एक हिस्टोरिकल बिल साबित होने वाला है, जिसने पूरे संसद में बवाल मचा दिया, जिसे कांग्रेस गवर्नमेंट ऐसे पोर्ट्रेट कर रही है कि तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा खराब है। बट इन रियलिटी अगर ये किसी कम्युनिटी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है तो वो खुद मुस्लिम कम्युनिटी है, ना कि हिंदू कम्युनिटी। इसलिए तो देखिए कि खातूने भी इस बिल को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। हम देखेंगे क्यों इस बिल का पास होना देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। अगर इन शॉर्ट कहूँ, ये बिल अगर सही टाइम पे पास नहीं हुआ रहता तो देश में कैसे प्रॉब्लम अराइज हो सकते थे, और अब तक क्यों इंडिया में वक्त बोर्ड कॉम्प्लिकेटेड इशू बना रहा जिसे सॉल्व करने के लिए इतने साल लग गए। और अब जब वक्त अमेंडमेंट बिल यहाँ पर एप्लीकेबल होने जा रहे तो क्या इससे गवर्नमेंट मुस्लिमों के फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीन लेगी? क्या गवर्नमेंट कभी भी मुस्लिमों के जमीन को उनसे छीन लेगी? क्या है ये वक्त बिल और क्यों है ये वक्त बिल, समझते हैं इजी वे में। राम राम गाइस, वेलकम टू दिस एपिसोड। देखिए 3 अप्रैल 2025 को वक्त अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया और आज 4 अप्रैल को ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट होने जा रहा है। तो वहीं पे अब देश भर में मेल्टडाउन भी अब स्टार्ट हो चुके हैं। कोई यहाँ पे रोड पे कूद रहा है तो कोई यहाँ पे संसद भवन में घड़ियाली आंसू बहा रहा है। इसी बीच ओवैसी जी भी काफी दुखी दिखाई दिए क्योंकि इनका प्रेडिक्शन सही साबित हो गया। तो मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, एक दीवाना आकर ये बात हमसे करके गया था। ओवैसी जी तो पूरे संसद भवन में चीख चीख कर ये कह रहे थे कि मैं इस बिल को अपोज करता हूँ, मैं इस बिल को नहीं मानता, और उन्होंने बिल को फाड़ के भी फेंक दिया। बट अफसोस की बात तो ये है कि वो राहुल गांधी थोड़ी है कि लोग उनके बिल फाड़ने के ऊपर उन्हें सीरियसली ले लेंगे। यहाँ पे ओवैसी जी की कहानी नादानिया मूवी की इब्राहिम अली खान जैसा है, जिसे कोई भी यहाँ पे सीरियसली नहीं लेता। तो बेसिकली यहाँ पर इस बिल के पास होते ही प्रोटेस्ट तो होने लगे थे, बट इस बिल के पास होने के पहले भी इसके लिए काफी प्रोटेस्ट होने लगे थे, जहाँ पर शांतिदूत बॉयज बैनर लिए काफी प्रोटेस्ट कर रहे थे। पर उस बैनर में लिखा क्या था वो उन्हें खुद नहीं पता। इवन यहाँ पर इस्लाम की शहजादियां भी काफी दिखी गई जो यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी। हाँ, वही शेरनिया जिन्हें यहाँ पर बुर्का पहनने के लिए फुल आजादी चाहिए, पर इस बिल में लिखा क्या है वो उन्हें नहीं पता। आ सकते हमारे पास फुल अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर्मेलिटी, तो हाउ कैन से दैट यू पर जैसे रिपोर्टर ने पूछ दिया कि तुम प्रोटेस्ट कर क्यों रही हो, तो ये मिस्टर इंडिया बन गई। तुम मिस्टर इंडिया हो? तो इन दुखी आत्माओं पे अगर हम बात ना भी करें और ये जाने कि बिल है क्यों, तो इसे आप एक हिस्टोरिकल विक्ट्री समझिए, जस्ट लाइक रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 या रिक्लेम ऑफ राम मंदिर, जो कि इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफी जरूरी था। तो ठीक उसी तरीके से ये बिल भी इंडिया के फ्यूचर को संवारेगी। तो इस बिल की वजह से वक्फ बोर्ड कभी भी आपके प्रॉपर्टी के ऊपर या फिर आपके रिलीजन प्लेस के ऊपर क्लेम नहीं कर पाएगा, जो कि आज से पहले वो किया करता था, और इवेंचुअली उसे वो खुशी खुशी मिल भी जाया करता था। क्योंकि हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर्स कुछ इस तरीके से थे जो कि वक्फ बोर्ड को मनमानी करने के लिए पूरी छूट देते थे। यही वक्फ बोर्ड की मनमानी यहाँ पर इतनी थी कि अगर ये 1500 एकड़ की जमीन को क्लेम कर देता तो कांग्रेस गवर्नमेंट उसे खुशी खुशी दे देता। ऐसे ही वक्त बोर्ड वालों ने साउथ के 1500 साल पुराने मंदिर को भी अपना क्लेम कर लिया, जबकि वक्त के रिलीजन को ये आया अभी 1400 साल हो रहे हैं। इन्होंने ऐसे साउथ के कई सारे गांव को अपना क्लेम कर लिया और महाकुंभ के जमीन को भी अपना क्लेम कर लिया, बिना कोई एविडेंस के, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के। आपको शायद यहाँ पर शौक लगे, बट अगर वक्त बोर्ड यहाँ पर बिना डॉक्यूमेंट्स के भी उन जमीनों को क्लेम करता तो वो जमीन मिल भी जाती। मजे की बात तो ये कि अगर आप कोर्ट में जाकर वक्त बोर्ड के खिलाफ यहाँ पर कंप्लेंट फाइल करते तो कोर्ट आपको जस्टिस देने के बजाय आपको भेज देता वक्त बोर्ड के पास ही। कोर्ट भी यहाँ पर वक्त बोर्ड के मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। आपको वक्त बोर्ड के पास जाकर ये साबित करना होता था कि वो जमीन आपकी है, जिससे वक्त ट्रिब्यूनल यहाँ पे डिसाइड करता कि वो जमीन आपको मिलेगी या फिर नहीं, और 99% केसेस में वो जमीन आपको मिलती भी नहीं। इससे आप कुछ ऐसा समझिए कि थैनोस ने यहाँ पर विजन के मणि को छीन लिया और यहाँ पे विजन को जाकर थैनोस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है अपने मणि को वापस लेने के लिए। इन्हीं ट्रिक से वक्त बोर्ड इंडिया में फर्स्ट ऐसा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन थे। उन्हें बस यहाँ पर क्लेम करना होता था कि वो जमीन उनकी है और वो जमीन उनकी हो जाती थी। इसीलिए वक्त बोर्ड इंडियन रेलवे के बाद सेकंड ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसके पास 3,55,000 से अधिक स्टेट प्रॉपर्टी थे, 8,72,000 यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टीज थे, 16,700 के करीब इनके पास मूवेबल प्रॉपर्टीज थे, और इन सब में भी उनके पास सिर्फ 3,30,000 के डॉक्यूमेंट्स थे। इन सब में सबसे ज्यादा जमीन इन्होंने ग्रेवयार्ड के नाम पे कब्जाया था, सेकंड इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को कब्जाया था, थर्ड इन्होंने मॉस्क के नाम पे जमीन कब्जाया था, फोर्थ इन्होंने शॉप के लिए जमीन कब्जाया था, और कम से कम में भी इनके पास ईदगाह के लिए भी 10,000 प्लॉट्स थे। ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड है, हो सकता है कि इनके पास और भी अनऑफिशियली और ज्यादा जमीन हो। और इनमें से जो 8,72,000 इमूवेबल प्रॉपर्टीज थे उनकी एरिया एकर्स वाइज है 38,16,291। ये उन सारे स्टेट्स का रिकॉर्ड है जिसमें वक्फ बोर्ड वालों ने सबसे ज्यादा जमीन कब्जाया है। टॉप पे यूपी, सेकंड में यहाँ पर पंजाब है और थर्ड में गुजरात। बताओ जरा, गुजरात में भी इन्होंने अच्छे खासे प्रॉपर्टी बना लिया, जहां पर ये लोग रोते रहते हैं कि इनके साथ अत्याचार हो रहा है, जबकि यहाँ पर जितने भी प्रॉपर्टीज है जिन्हें वक्फ बोर्ड वालों ने अपना क्लेम किया है वो मिलनी यहाँ पर नॉन मुस्लिमों के होते हैं, जैसे कि सिख, हिंदू, जैन, क्रिश्चियंस और अदर्स। और इन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट तक को नहीं छोड़ा, गवर्नमेंट के भी करीब 6,000 प्रॉपर्टीज को इन्होंने अपने नाम पे कब्जा लिया। इसलिए इंडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था कि वक्फ बोर्ड की मनमानी के ऊपर रोक लगाई जाए। और अब जब ये बिल पास हो चुका है तो इसमें मेन फोकस जिस बात पे किया गया है कि वक्फ बोर्ड अब किसी के प्रॉपर्टी के ऊपर ऐसे ही क्लेम नहीं कर सकता, उसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे कोर्ट को, तब जाकर कहीं
कहीं वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की होगी, वो भी कलेक्टर के इंक्वायरी के बाद। बिल के पास होते ही वक्फ बोर्ड वालों के उन सारे प्रॉपर्टीज को यहाँ पर वेरीफाई करा जाएगा जिसे वक्फ बोर्ड वालों ने अभी रिसेंटली क्लेम करा होगा, जैसे कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या फिर किसी प्राइवेट के इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। वक्फ बोर्ड को अपने सारे प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को डिजिटल पोर्टल्स के थ्रू, जिससे यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। और अगर अभी भी वक्फ बोर्ड किसी के प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम करता है तो उसे सबसे पहले उस पर्सन को यहाँ पर नोटिफिकेशन भेजना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर वक्फ ट्रिब्यूनल की मनमानी बदमाशी खत्म हो जाएगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 में यह भी ध्यान दिया गया है कि मुस्लिम वुमेन्स को, खास करके विडोज और डिवोर्सेस को वक्फ बोर्ड में एक एडवांटेजेस मिले। और इस बिल में उन फीमेल्स के लिए कुछ ग्रुप्स को यहाँ पर क्रिएट करे जाएंगे, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। बिल में यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स को भी ध्यान रखा गया है कि वक्फ बोर्ड को सिर्फ वही पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को दान दे पाएगा जो कि यहाँ पर एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा और उसे प्रैक्टिस करते हुए 5 साल हो रहे होंगे, तभी वो वक्त वो अपनी जमीन दे सकता है, वरना नहीं दे सकता। अगर वक्फ बोर्ड को 1 लाख से अधिक इनकम होती है तो उसे यहाँ पर प्रॉपर ऑडिट देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। एक तरीके से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ के सारे रिकॉर्ड्स को ट्रैक करा करेगी। वक्फ इंस्टीट्यूशन जो कभी वक्फ बोर्ड वालों को 7% तक की फंडिंग दिया करते थे, अब उसे रिड्यूस करके कर दिया गया 5% तक। वक्फ ट्रिब्यूनल जिसमें यहाँ पर शुरुआत से मुस्लिम मेंबर्स हुआ करते थे, जिससे यहाँ पर एक पार्शलिटी क्रिएट होता था हिंदुओं के लिए। जब वक्फ ट्रिब्यूनल में यहाँ पर हिंदू अपने जमीन के केस लेके जाते थे तो उन्हें यहाँ पर जस्टिस मिलता नहीं था या फिर उन्हें सुना तक नहीं जाता था। तो ये था वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, जिसे यहाँ पर लोकसभा में 2024 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। और आप सब तो जानते ही होंगे कि ऐसे जो बिल्स होते हैं जिन्हें यहाँ पर पास कर पाना इतना ईजी नहीं होता, जैसे कि देख लीजिए रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। तो इस बिल के लिए भी वही सेम हो रहा है जो कि बाकी हिस्टोरिकल बिल के साथ हुआ था। अभी तक लोग इसके लिए रोना रो रहे हैं। लोकसभा से बिल पास होते इसे राज्यसभा में पास किया गया, जिसमें बीजेपी ने किसी तरीके से 128 मेंबर्स का समर्थन पा लिया और 95 मेंबर्स इसके अगेंस्ट में थे। इस बिल को यहाँ पर डायरेक्टली भी राज्यसभा में पास नहीं किया गया। सबसे पहले इसके लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई गई, जिसके थ्रू यहाँ पर अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच डिस्कशन हुआ और दोनों के सहमति के बाद इसे राज्यसभा में पास किया गया। तो अब तक हमने जाना कि इंडिया में वक्फ बोर्ड कैसे काम करता था और इस बिल में कैसे उसमें रिफॉर्म लाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड की स्टार्टिंग हुई और वो इंडिया में कैसे फैला। तो इस्लामिक होली बुक कुरान में वक्फ बोर्ड जैसी चीज की कहीं पे भी मेंशन नहीं मिलता। हालांकि हदीसों में कई वर्सेस हैं जिसमें इसका मेंशन मिलता है, जहां पे प्रॉफिट साहब को उमर पूछता है वॉर में मिले एक जमीन के बारे में, तो किताब खैबर की एक जमीन समक के बारे में। जब प्रॉफिट साहब यहाँ पे कहते हैं कि उस जमीन को यूज करा जाए लोगों के भलाई के लिए, सोसाइटी के लिए और अल्लाह के इबादत के लिए। और एक रिकॉर्ड में इसका मेंशन मिलता है जब अबू बकर ने अपने बच्चों के वेलफेयर के लिए एक वक्त को क्रिएट किया। और इंडिया में पहली बार वक्त का कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन हुआ मुगल पीरियड सुल्तान मौजूदुद्दीन के दौरान, जब उन्होंने 2 गांव की जमीन को मस्जिद को दान में दे दिया। बाद में दान वाला कॉन्सेप्ट लूट एंड इलीगल कैप्चरिंग में बदल गया जैसे जैसे इस्लाम इंडिया में फैलते रहा, बेसिकली धोखे से, जो कि आज भी होता है। तो उस दौरान वक्त एक इस्लामिक स्कॉलर और कन्वर्जन को फैलाने का एक वेल प्लान स्ट्रेटेजी था, जिसे हिस्टोरियन थॉमस आर्नोल्ड अपने बुक में मेंशन करता है द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम इंडिया 1200 to 1800 में, जिसमें वो कहता है कि किस तरीके से वक्त और सूफीज यहाँ पर मदर टेरेसा बने हुए थे उस दौरान। जिस तरीके से यहाँ पर मदर टेरेसा लोगों को सॉफ्ट कन्वर्ट किया करती थी, ठीक उसी तरीके से सूफीज यहाँ पर हिंदू कल्चर को फॉलो करते हुए इन नेम ऑफ सॉन्ग्स और इन नेम ऑफ इमेजिनेशन पिक्चर ऑफ इस्लाम दिखाकर लोगों को कन्वर्ट किया करते थे। ऐसे में और एक ब्रिटिशर्स आए जिनका नाम था रिचर्ड ईटन। इन्होंने इस कन्वर्जन प्रोसेस को नाम दिया एक्रेशंस एंड रिफॉर्म, जिसमें सूफीज यहाँ पर हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए हिंदुओं के बीच जाकर घुल मिलते और बाद में उन्हें ये कन्विंस कर लेते कि देखो तुम्हारा रिलीजन और हमारा रिलीजन एग्जैक्टली सेम है, तो तुम एक काम करो, तुम कन्वर्ट हो जाओ। 1913 में यहाँ पर पहली बार वफ्त को क्रिएट किया गया, जिसका नाम था मुसलमान वफ्त वैलिडेटिंग एक्ट, और 10 साल के बाद इसे थोड़ा सा रिफॉर्म किया गया 1923 में। इसके भी 11 साल के बाद 1934 में बिहार एंड बंगाल वक्फ बोर्ड को क्रिएट किया गया, जिसमें मुसलमानों को इतनी प्रॉपर्टी मिली और इतनी छूट मिली कि वो अपने ज़मीन को अपने तरीके से यूज़ कर पाएं। इसके बाद वक्त आता है इंडिपेंडेंट के बाद का 1954 में कांग्रेस ने एक प्रॉपर वक्फ एक्ट को इंट्रोड्यूस किया और उस वक्फ बोर्ड को ऐसा सिग्निफिकेंट पावर दिए कि वो किसी के ज़मीन के ऊपर अपना क्लेम कर सकता था। गवर्नमेंट के डिसीजंस काफ़ी सस्पिशियस थे कि आखिरकार क्यों गवर्नमेंट सिर्फ एक कम्युनिटी को अनफेयर पावर दे रही थी। ये इंडिपेंडेंट के पहले बनाए गए सारे धार्मिक लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट थे। 1984 में प्रस्ताव को रखा गया कि गवर्नमेंट अब से फाइनेंशियल और ऑपरेशन रिकॉर्ड को ट्रैक करेगी वक्फ बोर्ड की, तो सारे मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर एकजुट हो गए और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आ गए। बाद में 1995 में दोबारा वक्फ एक्ट को लाया गया, जो कि 1954 और 1984 के रिप्लेसमेंट थे। इसी में वक्फ ट्रिब्यूनल का फॉर्म हुआ था, जिसमें वक्फ ट्रिब्यूनल को इतने पावर थे, जो कितना पावरफुल था, जिसके पावर यहाँ पर सिविल कोड से भी ऊपर के थे। उस दौरान वक्फ ट्रिब्यूनल मिलने के बाद भी मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर खुश नहीं थे, तो उनके लिए यहाँ पर क्रिएट करा गया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसके बाद वक्त आता है 2013 द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जिसमें वक्फ बोर्ड को और इतनी पावर मिली कि जिसमें वक्फ ट्रिब्यूनल में अब 3 मेंबर होने लगे और साथ में एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट, जो कि डिसाइड करता है कि वो जमीन हिंदू को मिलेगी जिसकी वो जमीन थी या फिर नहीं मिलेगी। लीज के पीरियड को यहाँ पर 3 साल से बढ़ाकर 30 साल तक कर दिया गया। कॉस्ट सर्वे जो कि पहले उठाया करती थी वक्फ बोर्ड, अब उसे उठाने लगी थी स्टेट गवर्नमेंट। ये कॉस्ट सर्वे में बहुत कुछ इंक्लूडेड था, बट अगर हम एग्जाम्पल समझे कि अगर किसी पर्सन ने वक्फ बोर्ड के ऊपर केस कर दिया तो पहले उसके जो खर्चे उठाने पड़ते थे वो उठाता था वक्फ बोर्ड,
पर अब 2013 के बाद ये होने लगा कि वक्फ बोर्ड के सारे खर्चे को यहाँ पर उठाने लग गई थी स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा पावर यहाँ पे ये था कि मुस्लिम कम्युनिटी अब से वक्फ बोर्ड के सारे डिसीजंस लिया करेगी, उसमें गवर्नमेंट 1% का भी इंटरफेयर नहीं करेगा। 1954 में वक्फ बोर्ड को इतनी पावर और मिल चुकी थी कि वो किसी के जमीन के ऊपर अपना क्लेम कर सकता था, पर ऐसे में होता क्या था, जिस पर्सन की वो जमीन होती तो वो वक्फ बोर्ड के ऊपर केस कर देता। तो ऐसे में ये देखा जाने लगा कि वो पर्सन जो कि केस कर रहा है वो तो एंटी मुस्लिम है, वो तो मुस्लिमों के खिलाफ जा रहा है। इसलिए यहाँ पर 2013 में कॉन्सेप्ट को लाया गया 1 साल के टाइम पीरियड का, जिसमें उस पर्सन को वक्फ ट्रिब्यूनल में जाकर ये साबित करना होता था कि वो जमीन उसी की है, वरना आइदर बाय बाय। 2013 में वक्फ को इतनी पावर मिल चुकी थी कि उसके फैसले यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर होने लगे थे। 2013 में उसको इतनी पावर मिल चुकी थी कि अगर वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को भी चाहता, उसके ऊपर ही अगर क्लेम कर देता, तो गवर्नमेंट को विद इन द 6 मंथ उसे वो प्रॉपर्टी लौटाना पड़ता, यानी गवर्नमेंट उसे उस प्रॉपर्टी को ऐसे ही दे देता। वक्फ बोर्ड वालों की मनमानी इतनी थी कि वो रेलवे की प्रॉपर्टी को भी अपना क्लेम कर सकते थे, महाकुंभ की जमीन को भी अपना क्लेम कर सकते थे, और उन्हें वो खुशी खुशी मिल भी जाता, थैंक्स टू कांग्रेस गवर्नमेंट, जिन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को एक अनफेयर एडवांटेजेस दिया। जबकि भारत तो एक सेकुलर कंट्री था। जितने पावर यहाँ पर इंडियन मुस्लिमों को मिले, उतने तो खुद यहाँ पर इस्लामिक कंट्री में मुस्लिमों के पास भी नहीं होंगे। इंडिया में जो वक्फ बोर्ड की इतनी पावर मिली हुई है वो अदर किसी इस्लामिक कंट्री में बिल्कुल नहीं है। जैसे किसी एग्जांपल समझिए टर्की की गवर्नमेंट यहाँ पर पूरी तरीके से अपने वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करती है। जैसे कि सेम चीज यहाँ पर कुवैत में भी है और सेम चीज यहाँ पर सीरिया में भी है। इंडोनेशिया, लिबनान और सऊदी अरब जो कि पूरी तरीके से इस्लामिक कंट्री है, बट वहाँ पे भी गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को अपने तरीके से कंट्रोल करती है। इवन सिंगापुर में भी उन कंट्रीज में वक्फ बोर्ड अपने मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, उनकी गवर्नमेंट डिसाइड करती है वक्फ बोर्ड को क्या चाहिए और क्या नहीं। बट इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कन्वर्टों को यहाँ पर खुश करने के लिए उन्हें इतना ज़्यादा मलाई दिया, उन्हें इतना ज़्यादा फ्रीडम दिया जितना फ्रीडम तो यहाँ पर खुद इस्लाम कंट्री के ओरिजिनल के पास भी नहीं होगा। इसलिए तो आप देखिए कि इंडिया में जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होते हैं वो अपने लोगों को लूट खाते हैं। जैसे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को पहले दान में लेते हैं और दान में लेने के बाद उन प्रॉपर्टीज़ को वक्फ का झांसा देकर अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेते हैं, जैसे कि अमनतुल्ला खान और जैसे कि ओवैसी जी। इसलिए तो उनके कौमी भाई आज उनके ही अगेंस्ट में। जितनी इनकी प्रॉपर्टियां हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाकर रख रखी हो, वो ज्यादातर वो प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड की लैंड पर बनी हुई हैं। वो वक्फ बोर्ड को बचाने में नहीं लगे हुए, अपनी जगहों को बचाने में लगे हुए हैं। बताओ जरा, आज उनके खुद के कौमी भाई उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। इसलिए तो आज इन लोग का रोना निकल रहा है कि अगर ये बिल पास हो गया तो कहीं उनके जो प्रॉपर्टीज थे जिनको इन्होंने कब्जाया था, कहीं वो गवर्नमेंट वापस ना ले ले। इसलिए तो आज ओवैसी जी और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाकर इस न्यू अमेंडमेंट बिल को रोकना चाहते हैं। फिर चाहे यहाँ पर ओवैसी जी हो जाए या फिर कांग्रेस हो जाए, दोनों चाहते हैं कि यहाँ पर किसी तरीके से मुसलमानों को रोड पर उतारा जाए और किसी तरीके से यहाँ पर एक रॉज को करा जाए, ठीक 2019 के सीए प्रोटेस्ट वाला। इसलिए यहाँ पर कांग्रेस के लीडर ट्राई कर रहे हैं कि बस एक बार यहाँ पर किसी तरीके से दंगा भड़क जाए। टीएमसी के लीडर मोहम्मद नदीमुल यहाँ पर कह रहे हैं कि हम इस बिल को अपोज करते हैं। यार, अपोज करने की बातें कौन कर रहा है जो खुद यहाँ पर बंगाल में लोगों की जमीन हड़प लेते हैं। आज मुस्लिम कम्युनिटी को ये खुद समझना पड़ेगा कि कौन सी गवर्नमेंट है जो उनके हाथों में डेवलपमेंट देना चाहती है और कौन सी गवर्नमेंट है जो उनके हाथों में सिर्फ पंचर की दुकान देना चाहती है। जस्ट सिंपल। इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी को ये समझना होगा कि ये जो बिल है वो उनके अगेंस्ट में नहीं है, बल्कि उनके सपोर्ट में। पहले यहाँ पे लोअर कास्ट के मुस्लिमों को वक्फ चंदे के नाम पे ठग लेता था, उनसे मोटा पैसा लेकर उन पैसों को अपर क्लास के वक्फ बोर्ड के मेंबर्स अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेते थे। पर अब वो सारी चीजें रुक जाएंगी। इस बिल से अगर किसी का सबसे ज्यादा फायदा होगा तो वो होगा मुस्लिम कम्युनिटी की फीमेल्स का। इसलिए तो आप देखिए कि खातून ने भी इस बिल को सपोर्ट कर रही है। साथ में पसपंदा मुस्लिम जिन्हें यहाँ पर कुछ मौलवीस एज अ अछूत मानते हैं, उन्हें एज अ काफिर समझते हैं, उनका भी इस बिल से भला होगा। तो एट दी एंड अगर यहाँ पे देखा जाए, जो पुअर मुस्लिम है जिन्हें यहाँ पर दीन के नाम पे ठगा जाता था, अब वो रुक जाएगा। अब आप सभी देखिए कि जितने भी काम है यहाँ पर इन्हें हो जाना चाहिए था आज से 30-40 साल पहले, पर कभी ये हुआ ही नहीं। कांग्रेस गवर्नमेंट ने कभी ये किया ही नहीं। कांग्रेस गवर्नमेंट के फैलाए हुए रायते को आज बीजेपी समेट रही है और आज से 30-40 साल पहले बीजेपी ने जो वादे किए थे हिंदुओं से, उसे आज वो पूरा कर रहा है। चाहे वो राम मंदिर बनाना हो या फिर 370 आर्टिकल्स को हटाना हो या फिर सीए बिल को इंप्लीमेंट करना हो। अब आपको कहीं कुछ दिन के बाद ये सुनने को ना मिल जाए कि पीओके अब इंडिया का हिस्सा है। फिर आपको कहीं ये सुनने को ना मिल जाए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी अब इंप्लीमेंट होने जा रहा है। मानव देश धर्मशाला नहीं, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहाँ आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सो ये था मेरा वक्फ बोर्ड के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो। आई होप कि इस वीडियो के जरिए मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करो और इस वीडियो को आप अपने मित्र मंडली में अवश्य शेयर करें, जिससे चैनल की रीच बढ़ेगी और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस ग्रुप का मेंबर बन जाइए। मिलता हूं मैं आप सबसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।